हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सॉल्व पेपर है 8 दिसंबर 2019 का और ये है सीटेट का सेकंड पेपर। यहाँ पे जो ये लिया हुआ है तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर रखी हैं जो भी अभी तक के एग्जाम हुए हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स सभी के मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं और प्ले लिस्ट में सबको दे रखा है। तो आप लोग आपने उन्हें नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में उन्हें देख सकते हैं। विथ एक्सप्लेन मैंने क्वेश्चंस को किया हुआ है। तो आज हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट का चाइल्ड का डेवलपमेंट वो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी है, तो इसको हम करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 1 से 30 तक के क्वेश्चन होंगे, यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चनिंग जो होंगे 30 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं तो जैसा कि प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके कितने आंसर सही बनते हैं, आप अपने हिसाब से अपना आंसर भी लगाए यहाँ पे, और जितने आपके क्वेश्चन सही होंगे वो आप कमेंट में बताना। तो पहला यहाँ पे दिया है कि अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, अधिगम के प्रति भौतिकतावादी अभिवृत्ति का विकास करना, और समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, और पुरस्कार के लिए बिना किसी भी गतिविधि में लगे रहना। तो यानी यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना। यानी विद्यार्थी को पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने के निर्णय ऐसा प्रयोग करना, नियोजन एवं संचालन प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार बैच प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में जो संभावना उत्पन्न होती है वो है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। तो बालक या विद्यार्थी समाजीकरण में पुरस्कार एवं दंड का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। यानी कोई भी होता है बालक, अगर हम किसी भी समय अगर देखें तो जो बालक होता है सबसे पहले, या अगर कोई भी इंसान होता है सबसे पहले उसको क्या रहता है, अपने एक दंड की भावना उसके मन में पहले रहती है। आपने हिंज की कहानी सुनी होगी, हिंज ने भी वहां पे उसकी कहानी सुनी होगी। तो जब उसने चोरी की, यानी उसने मेडिसिन के लिए किया था, तो उसने भी पहले दंड के बारे में सोचा था। ये एक कहानी है, तो इसको तो उसने भी पहले, तो इसी तरह से चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो यहाँ पे क्या है, हर किसी को क्या रहती है, एक दंड के लिए, यानी दंड से भयभीत होने के लिए वहां पे उससे रहता है कि कोई उसके बाद मुझे इसका, अगर मैं गलत कार्य करूंगा तो उसके बाद मुझे गलत दंड मिलेगा। तो इसके द्वारा जो विद्यार्थी होता है समाज के आदेशों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है। ऐसी स्थिति में जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, तब विद्यार्थी में अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमें राइट आंसर बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि द्विदिशीय दोनों के बीच ये गतिशीलता पारस्परिक क्रिया होती है, या एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या एक दिशीय होती है, या एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर 3। एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। तो संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करने, उसका समुचित उपयोग करना और संज्ञान या समझ कहते हैं। बालक को संवेगात्मक वातावरण उसके व्यक्तित्व के भावात्मक तत्व और अन्य व्यक्तियों तथा परिस्थितियों के प्रति उसके भाव से निर्मित होता है। बालक या शिक्षार्थी जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी शिक्षा उसके ज्ञान तथा अनुभव की सीमा तक विस्तृत की जाती है। शिक्षक तथा परिवार के साथ उसकी अन्योन्य श्रेष्ठता बढ़ती जाती है। पियाजे के अनुसार बालक के अंदर संज्ञान का विकास अनेक संवर्गों द्वारा प्रभावित अवस्थाओं से गुजरता है, इसलिए इस अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। जन्म के समय संवेग निश्चित रूप से विद्यमान नहीं होते हैं, बाद में धीरे धीरे बालक क्या करता है, निश्चित प्रक्रियाएं करता रहता है, जिससे ज्ञात होता है कि उसे सुखद या दुखद अनुभूति हो रही है। अतः संवेग और संज्ञान एक दिशा संबंध के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे हमें बताना है विद्यार्थी की अभिरुचि। तो भाई यहाँ पे तो विद्यार्थी की अभिरुचि भी सही, यहाँ पे अगर देखा जाए विद्यार्थियों का सामाजिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां और विद्यार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, क्या इनमें से सही है? यहाँ पे कूट दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमें बताना है कौन से यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले विद्यार्थियों की अभिरुचि होनी चाहिए। अगर किसी अधिगम को सीखने के लिए अगर विद्यार्थियों की रुचि नहीं है तो ये आपका, अगर आपका जो है अगर आपका ईयरली होगा तो ईयरली में आपका जो है लर्निंग एंड टीचिंग वाला सब्जेक्ट है, उसमें ये सभी चीजें दी गई हैं। अगर आप सेमेस्टर होगा तो सेकेंड सेमेस्टर में आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। तो विद्यार्थी की अभिरुचि, अगर विद्यार्थी किसी चीज में रुचि नहीं लेगा तो वो किसी कार्य को करते हुए भी नहीं सीख सकता है, और कार्य को सीखेगा तो जल्दी से लेट सीखेगा, फिर जल्दी से भूल जाएगा। फिर यहाँ पे विद्यार्थियों का सामाजिक स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य अगर सही होना चाहिए। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी सही होना चाहिए। विद्यार्थी किस समाज से बिलोंग करता है, अगर विद्यार्थी जो है पढ़े लिखे समाज से बिलोंग करता है तो विद्यार्थी उस हिसाब से प्रक्रिया करेगा। किस कल्चरल से वो संबंधित है, कैसे वो बिलोंग करता है, तो वो यहाँ पे सभी चीजें यहाँ पे आती हैं। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, वो सबसे पहले अपनी रणनीतियां बनाएगा। ऐसे तो नहीं कर सकता। अगर देखो, अगर हम भी हैं, अगर हम अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पढ़ रहे हैं, अगर हम अपनी तैयारी को एक सीक्वेंस से नहीं करेंगे, आज हमने ये विषय पढ़ा, थोड़ा इसको पढ़ा, थोड़ा दूसरे को पढ़ रहे हैं, हमने कोई रणनीति बनाई नहीं, कोई नहीं, पेपर आ रहा, जब पेपर आएगा तब पढ़ लेंगे, तो ऐसे में हमारी जो रणनीति होगी क्या सफल होगी? नहीं, ये क्या होगी? विफल ही होगी। तो और फिर इसके बाद जो आते हैं अन्य प्रक्रियाएं भी आते हैं। रुचि होना चाहिए, फिर जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसका हमें बार बार दोहराना चाहिए। तो इस तरह से जो है हमारा अधिगम क्या होता है? प्रभावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? अच्छा, पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो वे तत्व जो अधिगम के स्तर को सुधारने और वृद्धि करने में सहायक हैं, उन्हें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, ये देख लीजिए। अभिप्रेरणा, सबसे पहले क्या है? अभिप्रेरणा है। पुनर्बलन है, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण है, जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होने चाहिए। फिर क्या है? परिपक्वता होनी चाहिए भाई, बौद्धिक योग्यता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, विषय वस्तु की रचना होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए और अर्थपूर्ण प्रमुखता होनी चाहिए। अभिप्रेरणा के द्वारा ही विद्यार्थी की अभिरुचि, बौद्धिक योग्यता में विद्यार्थी के सामाजिक स्वास्थ्य, विषय वस्तु की रचना के अंतर्गत शिक्षा शास्त्रीय रणनीति तथा पुरस्कार एवं दंड के द्वारा विद्यार्थियों को अधिगम को सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों का विशेष प्रभाव रहता है। तो ये चीज आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं, और इसको जो है आप वीडियो को जो है ऐसे इजी वे में भी सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं किया, 4 को। तो निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो यहाँ पे दिया गया उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण, सामाजिक पारस्परिक क्रिया या पुरस्कार एवं दंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। यहाँ पे जो सबसे सुटेबल आंसर बैठ रहा है कि ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो क्या हो जाएगा? सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। पुरस्कार एवं दंड, कब तक आप पुरस्कार दोगे? एक दिन वो भी कह देगा कि पुरस्कार अपने पास ही रखो, मुझे तो नहीं चाहिए इस तरह का पुरस्कार। लगातार बार बार प्रयास करना, ये भी हो सकता है। लेकिन ये क्या है, जब हम किसी चीज को अगर हम पढ़ेंगे और बार बार उसका स्मरण करेंगे, लेकिन जो चीजें यानी सार्थक ज्ञान जो होगा, हमें संरचना बार बार कहाँ से, यानी हम समाज में रहते हैं, किस तरह का हमारा समाज है, क्या क्या वहाँ पे प्रक्रियाएं होती रहती हैं जिन्हें हम बार बार देखते रहते हैं, और जो हमारे तरह पे मौखिक तौर पे भी होती रहती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों के संदर्भ में ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया के अंतर्गत महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक प्रक्रियाओं को माना जाता है। मैकाविर तथा पेज का मानना है कि समाज जो है व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाला पारस्परिक संबंध होता है। अर्थात जब लोग एक व्यवस्था में बंध जाते हैं तो उस व्यवस्था को समाज कहते हैं, और समाज कोई मूर्त संगठन नहीं है जिसे देखा या स्पर्श किया जा सके। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भों में ज्ञान की संरचना का अधिगम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बाल्यावस्था की अवधारणा से अब क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है इसको हमें बताना है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान होते हैं और समकालीन सामाजिक संरचना मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक सामाजिक संरचना है।
यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उसके सभ्य बनाना होता है। तो क्या ऐसा है भाई कि पहले बच्चे पहले ही दुष्ट पैदा हो ऐसा, और उन्हें बाद में सभ्य बनाना? तो ऐसा तो है ही नहीं कि बच्चे पहले ही दुष्ट है। ये तो जो है क्या अभिप्राय ये हमें बताना है बाल्यावस्था का। तो यहाँ पे जो सबसे सुटेबल बैठ रहा है वो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कि जो विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान होना। जो बाल्यावस्था होगी शैशवावस्था की बाद की अवस्था होती है, यानी बाल्यावस्था क्या है? शैशवावस्था की बाद की अवस्था है, और ये अवस्था जन्म के बाद दूसरी अवस्था होती है। यानी पहले शैशवावस्था, फिर आएगी बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो यहाँ पे जो है जो बालक है, तो बालक क्या है? ये अवस्था जो है जन्म के बाद की प्रक्रिया समाज में विभिन्न सांस्कृतिक सार्वभौमों में सार्वभौम रूप से पाई जाते हैं। जैसे ही बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है वैसे ही वातावरण से उसका परिचय कराया जाता है तथा अलग अलग ज्ञान और अनुभव से संपर्क कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो है एक ही टॉपिक से जो है 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे, 3 को जो है हमें अच्छे से देखना होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 6, निम्नलिखित यहाँ पे जो है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चे जो है तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जो बाल्यावस्था की आयु है वो 6 से 12 वर्ष की मानी जाती है, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था 6 से 8 वर्ष होती है और मध्य बाल्यावस्था होती है 8 से 10 वर्ष, तथा उत्तर बाल्यावस्था जो है 10 से 12 वर्ष की अवस्था। समयावधि का वितरण किया गया है। मध्य बाल्यावस्था को विद्यालय जाने का समय माना जाता है। इस अवस्था में बालक अपने शरीर की देखभाल ठीक प्रकार से करता है तथा दूसरों के साथ ठीक व्यवहार करता है। वह चलते हुए, ऊंची जगहों पर चढ़ते हुए आदि दैनिक कार्यों को कुशलता से संपादित कर लेता है। मध्य बाल्यावस्था भावों को अंतर्निहित करने की अवस्था मानी जाती है और इस अवस्था में जो है बालक अपनी शारीरिक और बौद्धिक प्रगति को करता है, किंतु भावों की दृष्टि से विकास नहीं कर पाता है। यही कारण है कि बच्चे तार्किक तथा मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां, मध्य एजेंसियां। क्वेश्चन नंबर 7। तो भाई परिवार क्या होता है? बच्चे का पहला स्कूल कहा जाता है, कौन होता है? परिवार ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज में विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज, गतिविधियां आदि को सीखता है। बच्चों के सामाजिकरण संबंधी विश्लेषण और अध्ययन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया सामाजिक मानदंडों का सांस्कृतिक सबसे अधिक महत्व हो। ऐसी स्थिति में यह प्राथमिक एजेंसियों की भूमिका निभाती है, जिसके अंतर्गत परिवार एवं आस पड़ोस की भूमिका महत्वपूर्ण हो ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे देखेंगे अंतः व्यक्ति निश्चितता, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या खोजपूर्ण अधिगम, या पाड। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा खोजपूर्ण अधिगम। तो यहाँ पे जो है रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की के अनुसार, यानी यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, वैसे तो सेंट्रल एग्जाम में नहीं पूछा जाता लेकिन स्टेट एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं कि जो वाइगोत्स्की हैं या अन्य जो भी वैज्ञानिक हैं वो कहाँ से, मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। जो वाइगोत्स्की हैं ये रूसी वैज्ञानिक हैं, रूस से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने जो है अधिगम एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सभी मानसिक या बौद्धिक क्रियाएं पहली बार ही समाज की दुनिया से घटित होते हैं तथा अंतः क्रियाओं द्वारा बच्चे अपने समुदाय की संस्कृति को सीखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा गया। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हमें बताना है। आदान प्रदान परंपरागत, कानून एवं व्यवस्था। भाई कानून व्यवस्था कहाँ से आगे? यहाँ पे आज्ञा पालन या पूर्व परंपरागत, अच्छा होना या परंपरागत। यानी यहाँ पे अगर हम देखेंगे
तो आदान प्रदान करना, यानी अब बच्चे स्कूल में भी देखा होगा कि क्या करते हैं अपने टिफिन, या हम लोगों ने भी क्या होगा जब हम लोग भी स्कूल में थे, तो हम लोगों ने क्या होगा अपना टिफिन आदान प्रदान क्या होगा, यानी एक दूसरे से अपना टिफिन शेयर करना। प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर एक क्या है, राइट आंसर है। अब यहाँ पे जैसे कानून व्यवस्था, तो ये कानून व्यवस्था तो है नहीं भाई, बच्चे तो ऐसा कोई बच्चों कहाँ मानेंगे कि हाँ भाई कोई कानून उनके लिए बना दो कि अपना टिफिन तुम्हें दूसरे के साथ शेयर करना, कानून तो नहीं है। आज्ञा पालन ये हो सकता है कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए हम सोच सकते हैं कि आज्ञा पालन, यानी जैसे घर वाले कहते हैं बच्चों को कि भाई हर किसी को अपने बच्चों को कि भाई अपने दोस्तों के साथ अब एक दूसरे से अपना टिफिन शेयर करना है, कोई भी चीज हो शेयर करने के आगे सभी अपने बच्चों को देते हैं, तो ये आज्ञा पालन भी हो सकता है पूर्व परंपरागत। लेकिन यहाँ पे ये जो पूर्व परंपरागत है, अच्छा होना परंपरागत, यानी एक तरह से जो है बच्चे कोई भी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, तो राइट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर एक ही होगा यहाँ पे सुटेबल आंसर। तो यहाँ पे जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप के परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 6 चरण प्रस्तुत किए, जिसमें प्रत्येक चरण बालक की नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक महत्वपूर्ण है। आदान प्रदान या विनिमय नैतिक विकास के द्वितीय चरण में तथा परंपरागत अवस्था तीसरे चरण में रखे गए हैं। अतः प्रश्न में दिए गए कथन में नोर द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत आदान प्रदान एवं परंपरागत अभिविन्यास पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। समाज में विभिन्न लोगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं, जेंडर अभिवेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान। तो समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जेंडर रूढ़िवादिताएं। क्या कहलाते हैं? जेंडर रूढ़िवादिताएं कहलाती हैं। समाज के विकास के लिए जेंडर समानता आवश्यक है, जिसमें महिला और पुरुष समाज का मूल आधार है, जिनकी समानता से एक सुंदर और शिक्षित समाज की इमारत बनाई जा सकती है। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषता के संदर्भ में जन सामान्य की अवधारणाएं जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आती हैं। देश में लैंगिक भेदभाव बहुत व्यापक एवं पारंपरिक रूप से कार्य कर रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक प्रत्येक स्थान पर लैंगिक भेदभाव साफ दृष्टिगोचर से होता है। इस विषमता के कायम रखने में समाज और राजनीतिक पक्ष बहुत ही बड़ी भूमिका यहाँ पे निभाते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कर लेते हैं 11। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिनके पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो 11 का यहाँ पे है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त करता है, यह जेंडर रूढ़िवाद का समाप्त करता है, और यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या जेंडर विभेदीकरण, यानी यहाँ पे तो ऐसा तो नहीं हो रहा, यानी किसी की अगर किसी का पापा होता है या खुद हम लोग हैं, तो क्या अगर हम घर में एक अगर घर सभी का अभी तक है कि जो लड़का है वो क्या नहीं करेगा, चूल्हा चौका नहीं कर सकता है, घर का झाड़ू पोछा नहीं कर सकता है, ये काम किसका? लड़कियों का है। ये जो है औरतों का काम है, औरतें ही करेंगे, लड़के ही करेंगे। यानी लड़कों को क्या नहीं करना चाहिए, लड़कियों को भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, लड़कों को क्या करना चाहिए, लड़कों को बाहर का काम करना चाहिए, घर के काम नहीं करने चाहिए। तो ऐसे क्या है, ये क्या देगा, रूढ़िवादिता को क्या करेगा, जेंडर विभेदीकरण करेगा। लेकिन अगर वही काम यहाँ पे जैसे क्या है कि एक बालक देखता है, यानी कोई बालक है और वो घर में क्या देखता है कि उसके जो माता पिता हैं, उसके मम्मी क्या करती है, बाहर का कार्य करती है, ऑफिस वर्क करती है, और पिता क्या करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, बच्चों को देखते हैं। तो यहाँ पे वो बच्चा स्कूल में कहीं पे भी जाएगा, वो क्या बोलेगा कि मेरे माता पिता तो ऐसे कार्य करते हैं या ऐसे वर्क करते हैं। तो वहां पे जो है भले लोग उसे देख के, हमारे जो समाज है, ऐसा समाज है, उसे देख के हंसेंगे, एक बार के लिए हंसेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी ऐसा तो पर्टिकुलर यहाँ पे किसी में भी लिखा नहीं है कि ये वर्क लड़की का है या लड़के का, ये हमारे समाज ने बना रखा है, और समाज ये है क्या है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर कोई क्या है कि पिता के घर के कार्यों में लगा रहना और माता जो है साहसी गतिविधियों को करती है, तो ये कदम जो है जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आज के डेट में, पहले ज्यादा ये जो समाज में था, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें हो रही हैं। पहले जो था कि केवल जो पुरुष वर्ग था, पुरुष ही क्या करता था, घर से बाहर जाता था। और अभी हम जो भी हम पढ़ते हैं, या मुगल एम्पायर पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे,
या कोई भी अवधियां हम देखते हैं जब कोई भी गोरखा शासन था, तो उस समय इवन गोरखा शासन के इवन जब था, तो उस समय लोग अपने छतों में तक नहीं जाते थे। औरतें जो होती थी वो अपने घर के ही अंदर रहती थी, वो अपने छतों में तक नहीं जाती थी। क्यों? यहाँ पे क्या है, इस तरह से बात पता चलता है कि यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेंडर क्या है, यहाँ पे जेंडर में क्या हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, जेंडर विभेदीकरण हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर कोई भी वर्क है, कोई भी समान रूप से करता है, आज की डेट में जो है, जो पुरुष है उसके बराबर की जो महिलाएं हैं वो भी वर्क कर रही हैं। आज की डेट में अगर हम स्कूलों में देखेंगे तो स्कूल में ज्यादातर क्या है, जो लेडीज वर्क है, लेडीज वर्क क्या है, स्कूल में ज्यादातर महिलाएं क्या है, स्कूल में अध्यापिका तौर पे हैं। आज के हर डेट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में चले जाए तो प्राइवेट स्कूल में तो आपको प्राइमरी में जो है पुरुष वर्ग देखने को ही नहीं मिलेगा, एक दो मिलेंगे, एक दो, वो भी बड़ी मुश्किल से। बाकी जो है सब जगह क्या है, महिला वर्ग ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे, और महिला वर्ग को ऐसे जगह क्यों देख रहे हैं, क्योंकि महिला वर्ग क्या होते हैं कि ये थोड़ा इनका जो स्वभाव होता है, एक लचीलापन हम कह सकते हैं, इनका जो स्वभाव होता है तो शिथिल होता है, इस तरह से जो बच्चों को इनके देखभाल की करने की ज्यादा वो होती है एक पुरुष की अपेक्षा। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो है जेंडर रूढ़िवाद के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर उन्मूलन के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत रोजगार, श्रम हो गया, मनोरंजन हो गया, खेल आदि सी रूढ़ी की समाप्त करने का प्रयास किया गया है। किसी कार्य को विशिष्टीकृत नहीं किया जा सकता है, वह किसी महिला या पुरुष के लिए अनुकूल या नामित है। आज स्त्रियों के सारे पारंपरिक कार्य पुरुष तथा पुरुषों के कार्य स्त्रियों द्वारा किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में व्यक्ति के लिए कहानियां पाठ्यचर्या के सम्मिलित की जाती हैं, जिसमें पिता अर्थात पुरुष घरेलू कार्यों में लगा हुआ पाया जा रहा है, वही माता अर्थात साहसिक गतिविधियों में, खेल कूद, सेना में रोजगार, पर्वतारोहण तथा रोजगार संबंधी गतिविधियों में संलग्न पाई जाती है। जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कोई भी यहाँ पे जो है, तो आज के डेट में यहाँ पे क्या किया गया, रूढ़िवादिता को समाप्त कर, मतलब यहाँ पे जो औरतें भी हैं, भले आज के डेट में भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें जो है ये चीज सोचनी चाहिए और इस चीज पे हमें देखना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाकी यहाँ पे जो है आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो हर कोई, आज जितना पुरुष वर्ग है उतने ही क्या है, महिला भी आगे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। उनके अनुसार बुद्धि कोई तत्व नहीं है, बल्कि कई विभिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है और तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत गार्डनर ने कहा कि यह सिद्धांत वैज्ञानिक पैटर्न की खोज एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और आलोचनात्मक चिंतन का विकास करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? क्वेश्चन नंबर 13, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास का सिद्धांत, उसके विकास का सिद्धांत एक सिद्धांत है। पियाजे का मानना है कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में यह बताता है कि मानव कैसे ज्ञान का अर्जन करता है और कैसे इसका उपयोग करता है। पियाजे का यह सिद्धांत अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डैश डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, अल्बर्ट बंडूरा, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेवाइगोत्स्की या जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लेवाइगोत्स्की। लेवाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना ही आवश्यक है। तो उनका मुख्य जो कार्य क्षेत्र है वो विकास मनोविज्ञान था। किनका? जीन पियाजे का। उन्होंने बच्चों में जो है उच्च संज्ञानात्मक कार्यों के विकास से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देख लेते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? तो केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए भाई। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित तो जहां पे दिखे हतोत्साहित तो हमें करना ही नहीं है। ऐसे समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है।
एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करने चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, न कि ऐसी अवधारणा केवल मूर्ति सामग्रियों का प्रयोग कर रहा है। भाई जब हम मूर्त और अमूर्त दोनों सामग्रियों का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा जो पढ़ाने का सिस्टम है वो एक अच्छी पद्धति लेके जाएगा। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। पियाजे का मानना है कि जो बालक है वो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। बालक की 4 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? संवेदीय पेशीय अवस्था, इंद्रिय गतिक अवस्था, पूर्व सक्रिय अवस्था, मूर्त सक्रिय अवस्था तथा औपचारिक सक्रिय अवस्था। और ग्रेड 6 to 8 तक के बच्चों को औपचारिक सक्रिय अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सतत एवं समग्र मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, क्या शामिल है इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे देखेंगे, विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। केवल संरचनात्मक ये तो नहीं है, तो केवल जहां पे केवल संकलनात्मक, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे जो है सतत तथा समग्र मूल्यांकन को का अर्थ छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली है जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है। यह पाठ्य संबंधी योजना परीक्षा को समग्र अधिगम की ओर विस्थापित करने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 17, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे, विभेदीकरण, समावेशन, समाजीकरण या मुख्यधारा से जुड़ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फ्रेंड्स जो है आप भी अपने आंसर यहाँ पे टिक कर लीजिए, जितने आपके यहाँ पे सही हो रहे हैं तो आप एक उसमें जो है मार्क कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं, और आपको जो है कमेंट में बताने हैं कि आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। जैविक अस्तित्व से सामाजिक अस्तित्व में मनुष्य का रूपांतरण भी सामाजिकरण के माध्यम से ही होता है। सामाजिकरण के माध्यम से ही वह संस्कृति को आत्मसात करता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया मनुष्य का संस्कृति के भौतिक अभौतिक रूप में परिचय कराती है और इस प्रक्रिया में बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही, कौन सा सही है? यहाँ पे हमें सही बताना है, यहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान देना होता है, सही है सही नहीं है क्या पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे जो हमें राइट आंसर बताना है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे जो बालक है अपने माता पिता द्वारा बहुत से गुण मिलते हैं। बालक पिता जैसे होते हैं उनके बच्चे भी वैसे होते हैं, यानी माता पिता जिस तरह के होते हैं उनके बच्चे भी वैसे होते हैं। यह स्थानांतरित गुण ही आनुवांशिकता कहलाती है। यद्यपि यह पूर्णतः घटित नहीं होता है क्योंकि बौद्धिक और शारीरिक संरचना में भिन्नता पाई जाती है। जिस परिवेश में मानव अपना जीवन व्यतीत करता है उसे वातावरण या पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। आनुवांशिकता तथा पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक समवे सिंगर ने 2 बच्चों का अध्ययन किया जो जुड़वा थे और इनका अलग अलग वातावरण में पालन पोषण किया। इनकी बुद्धि लब्धि में कोई विशेष अंतर नहीं पाया गया। इससे आनुवंशिकता को बल मिला तथा बाहरी आचरण में वातावरण को प्रभाव देखने को मिला। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या हो सकता है भाई? एक प्रगतिशील कक्षा में
तो यहाँ पे देखेंगे शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, या विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप से दोहराया जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है? तो 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। क्या की जाती है? संरचना की जाती है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा पर विशेष बल दिया है। प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी बच्चे को ज्ञान की संरचना करने वाला बताया है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है और प्रगतिशील शिक्षा प्राय करने सीखने पर बल देती है। क्वेश्चन नंबर 20, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इसे रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे हमें बताना है ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है प्रभावशाली शिक्षण में एक शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि किसी विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों द्वारा यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। तब इस रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को खत्म करने के लिए शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वह कक्ष में विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित उदाहरण को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे। यानी अगर आपको किसी भी अध्ययन, यानी आप अगर मैथ्स में पढ़ाते हैं तो मैथ्स में जो है आपको उससे संबंधित आपको वहां पे जो है उससे इक्विपमेंट संबंधित आपको वहां पे उपलब्ध कराने होंगे। अगर आप आर्ट साइड से पढ़ाते हैं, सपोज आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो ज्योग्राफी आप जो है राज्यों की जानकारी देते हैं या झील की जानकारी देते हैं, तो उसमें आपको मैप को झील, तो हर बच्चे को तो आप झील में लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि जो मैप है, मैप का साधन आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ये झील है, फिर जो है ये हमारे राज्य हैं, इन राज्यों में जो है इस किन किन राज्यों में जो है झीलें पाई जाती हैं, किन किन राज्यों में कौन सी झीलें हैं, या फिर राज्यों में किस स्टेट में कौन सी झीलें हैं, तो ये आप वहां पे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो 21 यहाँ पे देख लेते हैं। भारत में विशिष्ट शिक्षा आयामों में एक महत्वपूर्ण आयाम समावेशी शिक्षा है। तो यहाँ पे देखेंगे 21, तो यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। भाई ऐसा ही है क्या? सभी बच्चे एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं। हर कोई बच्चा ऐसा है, अलग अलग प्रवृत्ति के बच्चे आते हैं। किसी का आईक्यू लेवल हाई होता है और किसी का आईक्यू लेवल क्या होता है? बहुत ही कम होता है, और किसी का मीडियम में रहता है। यानी कोई किसी को तो क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते हर चीज याद हो जाती है, और कोई बच्चा पढ़ते भी नहीं है और पास हो जाते हैं अच्छे नंबरों से, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है पढ़ते रहता है लेकिन नंबर भी नहीं आते हैं। यानी हर किसी का जो लेवल होता है अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो है अधिगम जो है भारत में विशिष्ट शिक्षा आयामों में एक महत्वपूर्ण आयाम समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। समावेशी कक्षा में विभिन्न श्रेणी के विद्यार्थी जैसे दिव्यांग, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर, भाषाई अल्पसंख्यक एवं विभिन्न परिवेश से आए हुए विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य किया जाता है। इस कक्षा में शिक्षक यह विश्वास दिलाता है कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताएं, शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। तो यानी हमारा जो विशिष्ट शिक्षा जो आयाम है, समावेशी शिक्षा का आयाम है, वहां पे जो है अलग अलग वर्गों से क्या आते हैं, बच्चे सीखने को आते हैं। स्कूल में भी आपने देखा होगा, कोई क्या रहता है थोड़ा फाइनेंशियली अच्छा होता है, कोई थोड़ा फाइनेंशियली कम होता है, कोई थोड़ा हैंडीकैप होता है। तो ये चीजें सभी के साथ रहती हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 22 कर लेते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंतित होता है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई करता है, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल पहले पढ़े हुए पाठ को समझने में मदद करने में कठिनाई, ये किसका सूचक है? तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे देखेंगे, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी हैं, एक स्वलिन विद्यार्थी हैं, एक सृजनात्मक विद्यार्थी हैं, अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी का तात्पर्य सीखने की क्षमता का योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है।
सीखने में कठिनाई को समझने के लिए हम एक बच्चे की सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना आवश्यक होता है। इस विद्यार्थी में इस विद्यार्थी इस विद्यार्थी इस विद्यार्थी में जो लक्षण पाए जाते हैं, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पूर्व पठित पाठ को समझने तथा याद करने में यहाँ पे कठिनाई आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 23। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 23 हम देख लेते हैं। तो साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर बल ध्यान देना, या प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के लिए आयाम में सीमित रहना। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो क्वेश्चन नंबर 23 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। किसी समस्या का जो समाधान है प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य गतिविधि या तदर्थ विधि का उपयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली समस्याओं के तरीकों का सीखना आता है। प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति के अंतर्गत साधन साध्य विश्लेषण तथा समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 24। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? 24। तो यहाँ पे 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत सभी के लिए शिक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम में सशक्त पक्षों व कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम पर उद्देश्यों को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 25। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? 25। तो यहाँ पे देखेंगे, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करते हैं। अभिसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को उत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल्य विचारों को महत्व देकर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे जो है सृजनात्मक बालक की पहचान उसके गुणों के आधार पर की जा सकती है। सृजनात्मक बालक में धारा प्रभाव, मौलिकता, आत्मनुशासन, दृढ़ निश्चय, उत्साह अनेक गुण पाए जाते हैं। एक शिक्षक द्वारा सृजनात्मक बालकों की पहचान कर उसे बढ़ावा देना आवश्यक है। एक शिक्षक अथवा शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक परिप्रेक्ष्यों को संज्ञान में लेकर उनके मूल विचारों को महत्व देती है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 26। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? कौन सा लेता है भाई, हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के लिए प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो जो सीखना अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सार्थक अधिगम प्राय बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र विषय वस्तु अधिगम के प्रति बच्चे का सच्चा सरोकार रखने में सहायक होते हैं। तो अधिगम जो है फ्रेंड्स, हम जो है अधिगम को हर कहीं सीखते रहते हैं। यानी अधिगम मीन्स क्या होता है? सीखना। तो अधिगम को हम कहीं भी जाए, अंदर बाहर, घर के अंदर भी सीखते हैं, बाहर भी सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं। अधिगम हमारा यानी क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो यानी बार बार चलने वाली है, जीवन पर्यंत। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका यहाँ पे देखेंगे, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो बालक के अधिगम में स्वतः स्फूर्त अवधारणा के प्रति एक मान्यता अंदर बैठ जाती है, जिसे वह अपनी प्रत्येक अनुभूति के प्रति जो है अवधारणा रूप से स्वीकार करते हैं। कुछ सहज अवधारणाएं अंतर्कथित एवं अवैज्ञानिक होती हैं, जिसके निवारण का कार्य शिक्षक द्वारा संवाद होती है। जिसके निवारण का कार्य शिक्षक द्वारा
संवाद के माध्यम से किया जाता है और यह संवाद प्रश्न उत्तर शैली या समस्या व निराकरण पद्धति के रूप में होता है। यह शैली प्रगतिशील कक्षा का निर्माण करती है तथा उसके समावेशी स्वरूप को विकसित करती है। 28 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? 28। तो ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, दिए गए कार्य ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पे क्या बोला गया है? कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है हमें पूछा गया है। तो दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये यहाँ पे जो है तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रयोग तथा पर्यवेक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए, संवाद तथा परिचर्चा के माध्यम से समस्या समाधान सम्मिलित होता है और ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? 29। तो किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं भाई, यह हमें बताना है। उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, भाई ऐसा तो करना नहीं है। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, ऐसा भी नहीं करना है। और यहाँ पे उन्हें गृह कार्य, यहाँ पे तो आज की डेट में पहले होता था ही, पहले क्या होता था, जैसे कोई क्वेश्चन गलत किया और टीचर क्या देते थे, बहुत सारे क्वेश्चन देते थे कि भाई इस पे तू 10 से 12 क्वेश्चन बना के आना। अब भाई ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, और बच्चों को उन्हें कक्षा से बाहर ही निकाल देना। भाई ऐसा तो कहाँ पे लिखा है, ना तो हम कर सकते हैं, ना ही कहीं कहा गया है। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, ऐसा भी नहीं करना है, कक्षा में बार बार नहीं डांटना है। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञानी के अंतर्गत यह माना जाता है कि कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से शिक्षक का व्यवहार कुछ अलग होना चाहिए, जिससे समस्या का समाधान किया जा सके। पियाजे तथा गार्डनर ने इस संदर्भ में अलग अलग मत प्रकट किए हैं, जिसके अनुसार कोई विद्यार्थी अगर कक्षा में ध्यान नहीं देता है तो ऐसे स्थान पर बैठा देना चाहिए जहां वह अन्य छात्रों का कम से कम ध्यान भंग कर सके, तथा शिक्षक द्वारा उस समस्याग्रस्त छात्र से बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे दिया गया है कि ये आप देख सकते हैं कि ये चीजें जो है किसने दी है, यानी शिक्षक कक्षा में पढ़ने पर ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, तो इस पर बल किसने दिया है, यानी इस समाधान को जो है प्रकट, अपने मत किसने इस पे प्रकट किए हैं, तो वो किए हैं पियाजे और गार्डनर ने। पियाजे और गार्डनर ने जो है अपने मत यहाँ पे दिए हैं कि जब अगर एक बच्चा स्कूल में पढ़ता नहीं है तो उस पे जो है सबसे जो है वहां पे टीचर को क्या करना चाहिए, और एक टीचर उस पे क्या मत दिए गए हैं, ये जो है गार्डनर और पियाजे ने बताया है। अब यहाँ पे जो है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है अत्यंत आवश्यक? तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। भाई अगर आपने जो है लेसन प्लान भी बनाए होंगे, सेकंड सेम या आपका जब थर्ड सेम रहा होगा तो उस समय आपने लेसन प्लान बनाए होंगे। तो आपने जितने भी लेसन प्लान बनाए होंगे ना, उनमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन, आपने जितने भी लेसन प्लान बनाए होंगे उसमें आपने हर कहीं देखा होगा कि आपने वहां पे जो है छात्र का पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, कौशल, उद्देश्य, ये सभी आपने वहां पे देखे होंगे। तो यहाँ पे आपने जो है संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान की संरचनात्मक के लिए आवश्यक है। भले हम स्कूल में उसके बाद कैसे पढ़ाते हैं, या स्कूल टीचर अध्यापक कैसे पढ़ाते हैं, क्या आपने अभी तक पढ़ा, क्या टीचर ने आपको जिस तरह से, जितना हम बीएड में पढ़ते हैं या हमने डीएलएड में पढ़ा है, क्या आपने ये चीजें देखी हैं, फॉलो की हैं, या कोई भी अध्यापक ये चीजें फॉलो करता है? इतना नहीं, कहीं भी फॉलो नहीं होती हैं चीजें। केवल ये चीजें अभी हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन हमें इन पर नहीं ध्यान देना है कि टीचरों ने हमें ये नहीं कराया। हमें ये चीजें देखनी है कि हमें अभी क्या बताया जा रहा है, और हमें उन्हीं चीजों को देखना है। क्योंकि हमने अभी तक जैसे जो लेसन हो जाता है स्कूल में, वही देखा हमने कि जो लेसन पढ़ा, एक बार पढ़ा दिया, दोबारा
साल भर के बाद ही दूसरी कक्षा में उसे देखने को मिलता था। अदरवाइज तुमने उसके क्वेश्चन आंसर किए या क्या किया क्या नहीं किया, केवल अगर तुमने नहीं किए उसके क्वेश्चन आंसर दी जाते थे, नहीं किए तो कल स्कूल में आके 4 डंडे पड़ जाते थे, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, आज के डेट में बताया गया है, आपने लेसन प्लान बनाए होंगे तो अच्छे से आपको भी पता होगा कि उसमें क्या रहता है, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरह का हम लेसन प्लान बनाते हैं उस तरह का तो अगर स्कूल में पढ़ाया जाए तो फिर बात ही कुछ अलग होगी। लेकिन यहाँ पे हर हम लेसन प्लान में जो है चीजें विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान से, हर टॉपिक में विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान है कि नहीं है, क्या चीजें हैं, सभी चीजें यहाँ पे सम्मिलित की जाती हैं। और फिर आपने माइक्रो भी की होगी तो माइक्रो में भी ये चीजें आपको बार बार दोहराई जाती हैं। तो यहाँ पे जो है संरचनावादी उपागम का योगदान शिक्षा तथा शिक्षा मनोवैज्ञानिक के लिए प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष होता है। संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान होता है किसी भी नवीन ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचनावाद के अंतर्गत शिक्षा में उन पाठ्यक्रमों को अधिक महत्व दिया जाता है जिससे शिक्षार्थियों के चिंतन, स्मरण, प्रत्यक्षण एवं ध्यान जैसी मानसिक क्रियाओं को समुचित विकास तथा उनका प्रयोगात्मक अध्ययन संभव हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने टोटल क्वेश्चन किए 30। अब अगर हम एक्सप्लेन के अकॉर्डिंग देखें तो क्वेश्चन हमारे 50 प्लस हुए होंगे। तो आपको जो है ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।